अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे क्योंकि कुछ मुल्क भर से जो है वो अफसोसनाक खबरें भी थी, कुछ मुल्क भर से डेवलपमेंट भी नजर आ रही थी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज बात करनी है और साथ साथ बारिशों की अपडेट भी देनी है। हाँ। सेकेंड स्पेल कब आ रहा है मानसून का ना जी अफशीन। लेकिन सबसे पहले आपको जो यहाँ पर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, उससे हम आगाह करते चलें कि कराची का जो इलाका है खारादर, वहाँ 6 मंजिला इमारत की छत गिर गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 फ्लोर मुतासर हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इमारत में 3 से 4 फैमिलीज फंसी हुई हैं। इमारत में फंसे 22 अफराद को निकालने का अमल जारी है। बिल्कुल, और ये एक अफसोसनाक खबर अचानक सामने आई है, तो हमने कहा इसी से आगाज़ करते हैं। फायर ब्रिगेड स्टॉर्कल की मदद से भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिल सकी। आपको यहाँ पर अपडेट करेंगे कि इस वक्त फौरी तौर पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि कराची का इलाका है खारादर और 6 मंजिला इमारत की छत गिर गई है। रेस्क्यू काम ने यह वाज़ेह तौर पर बताया है कि 3 फ्लोर्स मुतासिर हो चुके हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जबकि इमारत में 3 से 4 फैमिलीज अभी भी फंसी हुई हैं। इमारत में फंसे 22 अफराद को निकालने का इस वक्त जो है वो अमल जारी है और फायर ब्रिगेड स्नाकल्स की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और फिलहाल तो किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, लेकिन जो लोग अभी तक इमारत में फंसे हुए हैं उनकी इवैक्यूएशन किस मराहिल में है। और क्योंकि वो इमारत 3 मंजिला, उसके 3 फ्लोर्स जो हैं, 6 मंजिला इमारत है और उसके 3 फ्लोर्स मुतासर हुए हैं और उस इमारत की छत गिर गई है। खारादर का ये इलाका है, कराची के इलाके खारादर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और 6 मंजिला इमारत की छत गिर गई है और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 फ्लोर इस वक्त मुतासिर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। खारादर एक कदीम कराची का इलाका है और यहाँ पर जो ज़्यादातर बिल्डिंग्स और इमारतें हैं वो हेरिटेज के ज़ुमरे में आ जाती है। उस डिपार्टमेंट के अंदर कदीम इमारतें मौजूद हैं। एक इमारत ऐसी है जिसमें से 3 से 4 फैमिली से अभी तक उस इमारत में फंसी हुई हैं। 6 मंजिला, उसमें से 3 मंजिलें बताई जा रही हैं कि जो मुतासिर हुई हैं और उस इमारत में 22 अफराद जो फंसे हुए थे उनको तो निकाल लिया गया है बाहिफाजत। अभी भी 3 से 4 फैमिलीज। बिलाल, मैं देख रही हूँ कि इस जगह पर फायर सर्कल किस तरह से पहुंची होगी, क्योंकि कितनी क्लोज ये इमारतें हैं और पूरा अगर खारादर का इलाका देखा जाए तो वहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं और जितनी भी इमारतें हैं वो इतनी शेकी हैं कि वो किसी भी टाइम कोलैप्स होने का खतरा है उनका। तो देखा जाए तो खारादर में ज़्यादातर इस तरह के घर मौजूद हैं कि जो बहुत करीब करीब और क्लोज हैं। पता नहीं वहाँ पर किस तरह से फर्नीचर्स ऊपर जाते होंगे, किस तरह से चीज़ें वहाँ पर क्या निज़ाम होगा। अफशीन, होता यह है कि जब भी इस तरह की कुछ इमारतें बनाई जाती हैं तो उसका नक्शा पास कराया जाता है, लेकिन अलमिया ये है कि बहुत सारी इमारतें इस शहर के अंदर ऐसी बनाई गई हैं जिनके नक्शे आज तक KDA के पास, SBCA के पास, LDA के पास, MDA के पास, LRP के पास, किसी के पास भी मौजूद नहीं है। बगैर नक्शों की इमारतें खड़ी की जाती हैं जिसके अंदर तंग जो है वो गलियां हो जाती हैं, जिसका खमियाजा भुगतते हैं कि अगर कोई नुकसान होता है, हादसाती सूरत हाल वाज़ेह होती है तो फिर ये स्नॉर्कल्स हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, इनको वहां तक जाने पे रसाई नहीं मिलती है। अगर ये किसी गली के कॉर्नर तक चले भी जाते हैं तो जो इनके पाइप्स होते हैं जिनसे ये पानी की मदद से या दूसरे जो इनके इक़दाम होते हैं वो करने की कोशिशें कर रहे होते हैं, नहीं कर पाते, रुकावटें होती हैं बहुत सारी। बिल्कुल, मैं देखती हूँ कराची को तो 360 रीमैपिंग की ज़रूरत है। जिस तरह से यहाँ पर बहुत से इलाके हैं उनको तो ठीक है, आपका कल्चरल हेरिटेज है उसको रेनोवेट आप कीजिए, लेकिन इसके अलावा जितनी भी इमारतें हैं उनको पहले तो आप इन फैमिलीज़ की रिहाइश का बंदोबस्त कीजिए, उसके बाद इन सारी इमारतों को जो भी SBCA से गैर तस्लीम शुदा इमारतें उनको डिमोलिश करके फिर से मतलब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़ा कीजिए। कराची के तो बहुत बुरे हालात हैं। ठीक है, ये इस वक्त ऐसी खबर है जिसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए इंतज़ामिया को और इंतज़ामिया इसके ऊपर यकीनी तौर पर एक्शन लेगी। बहरहाल
हम जो अपना रिवायती अंदाज होता है, अफशीन इस मॉर्निंग शो का आगाज़ करती हैं अच्छी बात से, और अच्छी बात बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छी बातों से ही आपकी और हमारी इस्लाह होती है, और अगर उसके ऊपर अमल किया जाए तो शायद जिंदगियां भी बदल जाए। अफशीन, आज क्या अच्छी बात बता रही हैं? बिलाल, आज बहुत अच्छी बात है, और ये है कि जो लोग अपनी तकदीर खुद बनाते हैं वो ही तारीख रकम करते हैं। कहते हैं ना कि वी आर द को क्रिएटर ऑफ अ रियलिटी, यानी कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो अशरफुल मखलूकात बनाया है वो ऐसे ही नहीं कि बस कह दिया कि जो हमारी डेस्टिनी में है वो हो जाएगा। आप ना सिर्फ दुआ से अपनी तकदीर बदल सकते हैं बल्कि अपनी कोशिश, अपनी लगन से, यानी कि आप अगर कह देना कि ये सब तो होना ही है, चलो फिर क्या फ़ायदा, तो इसका मतलब है वो ही आपकी तकदीर है, क्योंकि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, लगन नहीं करेंगे, तो आप अपनी तकदीर कैसे संवारेंगे। तो जो लोग अगर कहते हैं कि बस जो है वैसा ही है, उसकी बुनियाद पर हो जाएगा जो, तो इसका मतलब है उनकी तकदीर ही वही लिखी है, क्योंकि उनकी तकदीर में मेहनत करना लिखा ही नहीं है। तो जो लोग अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करते हैं, मुश्किलात का मुकाबला करते हैं और अपनी ज़िंदगी के समत खुद मुंतखब करते हैं, वो ना सिर्फ अपनी किस्मत बदलते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल कायम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात आपने आज बताई है और इसके ऊपर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे मुराद ये है कि वो तारीख रकम करते हैं और दूसरों पर इन्हिसार किए बगैर, यानी कि वो मुनसिर नहीं होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपनी मंजिल खुद तय करते हैं, वही हकीकी कामयाब होते हैं और यादगार शख्सियत बनते हैं। आपने जितनी अशखास देखे होंगे इस दुनिया के अंदर, ये कोई पेट से सोने का चमचा लेके पैदा नहीं होते। 99.99% ये जो शख्सियात हैं ये किसी गरीब घराने से हैं, किसी के घर में खाने को नहीं था, किसी के घर में फाके पड़ रहे थे, किसी का बाप नहीं था, किसी की माँ नहीं थी, किसी का फैमिली स्ट्रक्चर तबाह था, लेकिन किसी ने तालीम हासिल नहीं की। बहुत सारी स्टोरीज हमारे पास है, लेकिन जब वो तहिया करते हैं, आज उनके लोग फॉलोअर्स होते हैं, आज उनके मद्दा भी हैं, आज देखते हैं तो एक आम आदमी से कई गुना ज्यादा अरबपति वो लोग हैं। तो कैसे बन जाते हैं वो लोग? जैसे बिलाल बने हैं एंकर, तो बिलाल अपने बचपन से एंकर ही थे। बिलाल ने जाहिर इस जगह पर आने के लिए, इस मुकाम को पाने के लिए मेहनत की, लगन से। अभी भी हम लोग रोज सुबह उठकर वक्त पर आते हैं, अपना काम करते हैं। जब हम ये सारे चीज सही से अपनी मेहनत करते हैं तो जाहिर है इसका फिर समर इस सूरत में है कि आप लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और अप्रिशिएट करते हैं, और लोग बहुत से लोग हमसे इंस्पायर होकर आप हमेशा ऑन स्क्रीन मुझे सराहती हैं। आप बहुत अच्छी शख्सियत की मालिक हैं, ऐसी शख्सियत होनी चाहिए। आप अगर क्रिटिसाइज करते हैं, हमेशा हम देखते हैं क्रिटिसिज्म होता है, अगर वो नहीं कर रहे तो एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि या तो खामोशी इख्तियार करें, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मशवरा ये अप्रिशिएट करना सीखें। बिल्कुल, एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। एप्रिसिएशन से ही बंदे को एक मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की। और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किस्मत या नसीब या हालात को अपनी नाकामी या कामयाबी की वजह करार देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम खुद अपनी तकदीर के खालिक होते हैं। वी आर द को क्रिएटर ऑफ आवर रियलिटी। वेरी गुड। अगर कोई शख्स सिर्फ किस्मत का मुंतज़िर है ना कि अच्छी नौकरी मिलेगी या जिंदगी अच्छी बन जाएगी, तो वो हमेशा इंतजार ही करता रहेगा। ओह, वेरी गुड। अच्छा, जो शख्स अपने हुनर के ऊपर भी थोड़ी सी बात करता है, अपने हुनर को बेहतर बनाने, मेहनत करने और मौके तलाश करने में लग जाए, वो अपनी तकदीर खुद बनाता है। इसी तरह के जो लोग होते हैं वो तारीख में अपनी पहचान छोड़ते हैं और कामयाब भी होते हैं। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है आज की। अच्छी बातें आप करती हैं और ये बातें आपकी जो है ना वो वायरल होना शुरू हो गई हैं। लोगों ने आपको अच्छी बात के नाम से पहचानना शुरू कर दिया। अच्छी बात को अगर लोग फॉलो भी करें और समझें भी, तो उससे ये हो जाएगा कि उनकी भी जिंदगी बेहतर होगी और हमारी अपनी, क्योंकि हम जब सुबह इस अच्छी बात से आगाज करते हैं तो डेफिनेटली हम भी कुछ लर्न ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आगाज कर लेते हैं टॉप स्टोरीज का और फील्ड मार्शल से आगाज करते हैं। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें इसराइल के साथ 12 रोजा जंग में पाकिस्तानी हिमायत पर इजहार तशक्कुर भी किया है। और ईरानी सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस्लामाबाद के बहादुराना मौक़िफ़ की तारीफ की है। और मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने फील्ड मार्शल से गुफ्तगू में पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया है कि वो अमरीका और इसराइल की जानिब से मुसल्लत की गई 12 रोज़ा जारियत के दौरान ईरान के साथ खड़े रहे।
बड़ा अच्छा ये एक जस्चर है। मेजर जनरल अब्दुल रहीम ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को जुर्रतमंदाना करार देते हुए कहा कि अहम कमांडर्स की शहादत समेत दीगर नुकसानात के बावजूद दुश्मन को जंगबंदी की दरख्वास्त पर मजबूर किया, जबकि टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों फौजी सरबराहों ने इलाकाई सलामती और मुश्तरका दिफा के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया है। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुर्रहमान मुसवी ने कहा है कि इस जारहाना जंग में अमरीका और मगरबी ममालिक ने न सिर्फ इसराइल को तमाम मुमकिन मदद फराहम की, बल्कि ईरान के खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा भी किया है। तो बिल्कुल इससे हम 100% एग्री करेंगे, क्योंकि जाहिर है ये बहुत ही खूबसूरत जेस्चर है। हाँ। मुझे एक चीज़ का डर था कि कहीं फ़िरका वाराना एक जंग की तरफ सूरत हाल इख्तियार ना कर जाए, लेकिन पाकिस्तान ने जिस दीदा दिलेरी से अमेरिका के साथ जो वो मुलाकात की फील्ड मार्शल साहब ने, और फिर उसके बाद ईरान के लिए जो एक बरादराना मौक़िफ़ रखा कि अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने दी, कोई एयरबेस इस्तेमाल नहीं होने दी, वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। तो ईरान ने भी नस्ली होने के सबूत दिए कि शुक्रिया अदा किया बाकायदा तौर पर, और सराहा है इन तमाम चीज़ों को जो पाकिस्तान ने किया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका जो है वो इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ है। उसके जो अज़म है ग्रेटर इसराइल, उसको जो है वो अमेरिका और भी ज़्यादा उसका साथ देता है। और मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि मुसलमानों का एक अगर अलग ब्लॉक बन जाए और इन सहूनी रियासतों का अलग ब्लॉक बन जाए, तो इससे काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और मुस्लिम कंट्रीज़ को स्ट्रेंथन भी हो जाएंगी। बिल्कुल। कुछ टेररिज्म से हवाले से बात कर लेते हैं कि टेररिज्म के ऊपर जिस तरह से खात्मे के लिए जो आर्म फोर्सेस हैं वो कोशा नज़र आ रही हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CTD ने खुदकुश हमला और आवर और समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि मुल्क दुश्मनों से बड़ी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्द हसास तंसीब पर बड़े पैमाने पर मनसूबाबंदी कर रहे थे। गुज़िश्ता साल से मुनीर अहमद नामी खुदकुश हमलावर की तलाश में थे और हलाक दहशतगर्द होस्ट अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। बिल्कुल। ऑपरेशनल टीम ने दोनों खवारिज को हलाक किया है, जबकि तर्जुमान के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुनीर अहमद नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी इश्तिहारी मुलजिम था, जबकि हलाक खुदकुश हमलावर मुनीर के हैंडर की शनाख्त की जा रही है। जबकि तर्जुमान CTD ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, 1 अदद SMG राउंड्स और पिस्टल भी बरामद हुए हैं, जबकि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके खुसूसी तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी गई है। देखें ना, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अभी तक के वॉर ऑन टेरर के सम्राट भुगत रही है, और अभी तक के हम अपने ही मुल्क में दहशतगर्दी फेस कर रहे हैं, और उसमें जो है हम अब इस तरह से ये आए दिन के वाक़यात हैं, कभी खुदकुश हमलावर, कभी कोई, तो इस तरह से पाकिस्तान जो है मुस्तकिल एक टारगेट पर है, और वो यही कोशिश करता है कि किसी तरह वॉर ऑन टेरर का मुकम्मल खात्मा करे। बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ खबरों को और शामिल कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में शमूलियत की खबरों की तरदीद करती है। पीपल्स पार्टी तर्जुमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी को इससे कबल भी वफाकी हुकूमत में शमूलियत के लिए मुतअद्दिद बार ऑफर्स की जा चुकी है। CEC ने वफाकी हुकूमत में शामिल न होने का फैसला कर रखा है। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखती। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शमूलियत के ऑफर्स पर संजीदगी से गौर नहीं कर रही और ना ही शमूलियत का कोई इरादा रखती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चंद रोज कबल वाज़ेह कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत में वज़ारत लेने का कोई इरादा नहीं है। ये चीज पहले वाज़ेह हो चुकी थी। बिल्कुल, ये बात तो अंडरस्टूड है कि पीपल्स पार्टी अपनी एक शनाख्त रखती है, अपने एक मजबूत पार्टी है, और वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, क्योंकि भुट्टो कभी मरता नहीं है, भुट्टो हमेशा जिंदा है। लेकिन पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो सियासत है बहुत नपी तुली है, एक एक कदम फूक कर रखा जा रहा है। पहले ये फैसला कर लिया गया था कि पीपल्स पार्टी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज, बस वो अहम ओहदों पर फाइज है। इस वक्त जो जड़ें हैं वो इनके हाथ में हैं, वो मजबूत हैं। और बिल्कुल अगर देखा जाए विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर जितनी भी पीपल्स पार्टी में खवातीन जिन ओहदों पर हैं वो सब एक से बढ़कर एक सलाहियत रखने वाली खवातीन हैं। और बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो वो भी एक जय्यद पॉलिटिशियन है, और ज़ाहिर है मौरूसी सियासत की वजह से उनके खून में रची बसी है ये सियासत,
तो बिल्कुल वो क्यों ना बिल्कुल अपनी एक शनाख्त रखें और बिल्कुल भी किसी अगर पार्टी के साथ वो नहीं मर्ज होना चाह रहे तो वो उनकी अपना फैसला। अच्छा, कुछ चीजें हैं, कुछ भारतीय एतराफ भी सामने आ रहे हैं। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी ने 7 मई को पाक भारत फजाई झड़प में पाकिस्तानी फजाइये के हाथों भारतीय तैयारे तबाह होने का एतराफ कर ही लिया आखिर। देर आयत दुरुस्त आयत। सेमिनार से खिताब करते हुए भारतीय बहरिया के कैप्टन शिव कुमार ने तबाह होने वाले भारतीय जंगी जहाजों की तादाद बताने से गुरेज किया और कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि भारतीय जंगी जहाज गिरे तो थे लेकिन इतने नहीं जितने बताए जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने साथ साथ जो है वो ये भी बताया कि भारतीय जंगी तैयारे इसलिए मारे गए हैं क्योंकि सियासी क़यादत ने भारतीय फज़ाइया को पाकिस्तान के फौजी अहदाफ को निशाना ना बनाने की हिदायत की थी भाई। जबकि भारतीय दिफाई अताशी का बयान सामने आने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कौम को गुमराह किया है और ये बताने में नाकाम नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत के कितने जंगी जहाज तबाह हुए हैं ये बेसिकली उनका फेलियर है। बिल्कुल, हम आपको बता देते हैं 6 राफेल तैयारे जमीन बोस हो चुके हैं। आपको तो रट गए। बिल्कुल, अब आपको भी इस चीज को और वो इजरायली ड्रोन्स भी बेताशा वो भी गिरे थे। इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। भारत को अपनी हार जो है ना, अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और खैर आगे बढ़ते हैं। एनडीएमए ने मुल्क भर में 5 जुलाई तक शदीद बारिश और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया, यानी एनडीएमए अपना काम कर रही है। जबकि इस इदारे ने खबरदार किया है कि इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अपरती, सफात और कुमराट वैली में भी तूफानी बारिशों में नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी है। और चारों सूबों में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि कराची, हैदराबाद, ठट्टा में बरसात के साथ अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। एनडीएमए तमाम मुतालिका इदारों को मुमकिना हंगामी सूरत हाल के पेश नजर पेश की इक़दामात की हिदायत कर दी है। मेरे ख्याल में अब एनडीएमए जब से ये सवात का इंसिडेंट हुआ है तो और भी ज्यादा अलर्ट हो गई है, और या फिर हम लोग उनकी हिदायत को शायद अब बहुत ज्यादा। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर जनरल पीडीएमए पंजाब इरफान अली साहब भी मौजूद हैं। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, बहुत शुक्रिया आपका, कीमती वक्त आपने हमें दिया। जरा जानना चाहेंगे इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है और साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट है तो वो हमेशा से टेकअप करते हैं चीज़ों को बेहतरीन तरीके से। मैं ज़रा डायरेक्टली आपका वक्त ज़ाया किए बगैर उस सानिये पर जाना चाहूँगा जिसके ऊपर पूरे मुल्क में जिसके ऊपर बाज़गश्त हो रही है, हर ज़बान ज़द-ए-आम है और ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। इसके ऊपर इनिशियल कमेंट क्या देंगे आप? जी बिल्कुल, अफसोसनाक था और अनफॉर्चुनेटली ये कीमती जानों का नुकसान हुआ। लेकिन अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में हमारे पास इस तरह का फिनोमेना वो बन सकता है हिल टॉरेंट्स के ऊपर, जिसमें डीजी खान, राजनपुर और टू सम एक्सटेंट खुशाब और मियांवाली के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और हमने बिफोर हैंड चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पे और हमने इसमें तमाम जो अपना जरूरी फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट है उसकी प्री पोजिशनिंग ऑलरेडी हो चुकी हुई है, क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट कि जब भी कोहे सलमान पे बारिश होगी तो हाई वेलोसिटी वाटर वो तमाम हिल टॉरेंट्स और रोड कोई नाले जो है इनमें आएगा, जो डीजी खान और राजनपुर इनको मुतासर कर सकता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी ज्यादा बारिशें कोहे सुलेमान पे होती हैं तो हम पहले ही वो मॉस्क अनाउंसमेंट्स हों या वो जो इवैक्यूएशन कमेटीज की एक्टिवेशन हो, वहां के लोकल नोटेबल्स, नंबरदार, उनको एक्टिवेट करना हो, ये सारी चीजें बिफोर हैंड पंजाब में इंश्योर की जा रही हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की क़यादत में। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई रिवराइन या फ्लैश फ्लडिंग से डेथ रिपोर्टेड नहीं है। और पिछले साल का भी बिल्कुल इसी तरह कोई ऐसी जो ह्यूमन या अदारों की नेग्लिजेंस की वजह से कोई डेथ हो सकती है वो रिपोर्टेड नहीं थी। हाँ, अलबत्ता अब जो अब हालिया बारिशों का स्पेल 25 जून से चला और अभी तक जो चल रहा है, इसमें हमारे पास बाय नाउ अगर मैं आपको बताता चलूं तो 21 लोगों की वो डेथ हुई। और ये डेथ का मेन सबब आसमानी बिजली के गिरने के वाकयात हैं, उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस, जो छतों का गिरना और दीवारों का गिरना, ये और इलेक्ट्रोक्यूशन के कुछ जो करंट लगने से लोगों की कीमती जानों का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पे भी फिर मैं बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एज पर द कॉम्पनसेशन पॉलिसी लवाहिकीन की को जो कॉम्पनसेशन है उसको ऑलरेडी इंश्योर कर दिया गया हुआ है। अच्छा। तो पूरी तरह से मॉनसून से निपटने के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब पर्सनली, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान साहब और पूरी तरह से ये सवात का खास तौर पे क्राइसिस के बाद और इस सानिया के बाद मजीद चीजों को अलर्ट कर दिया गया है पंजाब में। जी
अच्छा, ये बताइए कि जैसे अब हमारी आवाम है, एनडीएमए ने कोई अलर्ट जारी किया है, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के बारे में बताया है, बारिशों का बताया है, लैंडस्लाइडिंग का बताया है, लेकिन अवाम के अंदर ये शऊर और आगाही के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि किसी भी जगह या सफ़र पर जाने से पहले मौसम की सूरत हाल की मुकम्मल मालूमात हासिल करना कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, ये बहुत पर्टिनेंट बात आपने और पर्टिनेंट क्वेश्चन किया। और ये देखिए, अब जो ही एनडीएमए कोई अलर्ट जारी करता है, ये पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसा होता है जिसको हम दोबारा अपने सिस्टम्स के तहत रीवेरीफाई करके जब हम पूरे पंजाब के लिए अलर्ट जारी करते हैं तो उसमें बाकायदा क्लियर होता है कि वेदर पैटर्न अगले 5 से 7 दिन में कैसा रहना है या अगले 24 घंटे में कैसा रहना है। अब इसमें पब्लिक से गुजारिश है, जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की, कि अभी तक की ये जो 21 डेथ्स हैं पिछले 3 से 4 दिनों में, इनमें काफी सारे केसेस हैं जब बताया हुआ है, रिक्वेस्ट की हुई है कि गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, आसमानी बिजली गिरने के वाकयात हो सकते हैं, तो फिर भी आप अपने जो अननेसेसरी सफर है उससे अगर गुरेज नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता नुकसान हो सकता है। अब इसमें जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट अदारे हैं उनको एक मजबूत और स्ट्रक्चर्ड एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है, जो कि पंजाब में चल रही है। आप इस वक्त देख रहे होंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसमें पीडीएम पंजाब की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आम शहरियों के लिए, पब्लिक के लिए बड़ी क्लियर उसमें जो हदायत है कि आपने अपने जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं या वाटर कैरिंग चैनल्स हैं, इनमें कूड़ा करकट नहीं फेंकना, अपनी छतों को क्लियर रखना है, पानी की गुजरगाहों से बच्चों को दूर रखना है, नहरों में बच्चों को नहाने की इजाजत नहीं देनी। तो ये वो तमाम अवामिल है कि जब पब्लिक भी अदारों के साथ मिलेगी तो इंशाल्लाह ताला किसी भी किस्म के नुकसान से आसानी से बचा जा सकता है। आप माशाल्लाह से एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसकी एक अहम सीट आपके पास है। जरा आपका मैं विजन भी जानना चाहूंगा बहैसियत इस इदारे के डायरेक्टर के, कि ये तो कहा जा रहा है कि लोगों के पास मुनासिब इमरजेंसी निपटने के लिए, इक़दामात के लिए कुछ ऐसी कोशिशें नहीं कर पाते हैं, वो जब ट्रैवलिंग का सोचते हैं, लेकिन इदारों की जिम्मेदारी क्या है? सवात का अगर ये सानिया देखते हैं, 1.5 से 2 घंटे वो उस वक्त मदद के लिए खड़े रहे। पीएसएल के मैचेस होते हैं तो हेलीकॉप्टर ऐसे उतर रहे होते हैं जैसे सड़कों के ऊपर मैरान गाड़ियां चल रही होती हैं, लेकिन वहां पहुंचने में देर क्यों हो गई? जी बिल्कुल, ये ज्यादा बेहतर पोजीशन में तो खैबर पख्तूनख्वा के जो रिस्पॉन्सिबल, मैं सिर्फ आपने विजन लेना चाह रहा हूं। मैं पंजाब की बात यही करूं कि हमारे पास इस तरह के सिनेरियो, मैंने जैसे आपको पहले गुजारिश की, कोहे सुलेमान, डीजी खान, राजनपुर, ये डिस्ट्रिक्ट हैं, या फिर आप अगर टूरिस्ट की बात करें तो मरी का ये जो रीजन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट का आपने देखा कि बिल्कुल पूरी तरह से टूरिस्ट वहां फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम होते हैं, वो प्रॉपरली मैन्ड और इक्विप्ड होते हैं, और खुदा न खास्ता इस तरह के किसी भी रिस्पांस के लिए हरदम वो तैयार होते हैं। और यही वजह है कि रेस्क्यू 1112 जो पंजाब में हमारा रेस्क्यू रिस्पांस अदारा है वो पूरी तरह से इक्विप्ड है, और पीडीएम पंजाब लेकिन जो हम सवात इंसिडेंट की बात कर रहे हैं उनको गाहे बगाहे पूरे कर रहे हैं। जी, हम इस वक्त सवात इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। सवात इंसिडेंट में रेस्क्यू 1112 कहाँ थी उस वक्त? क्यों 2 घंटे लगे और सारी जानों का ज़िया हो गया? लोग एक के बाद एक अपने मरने का इंतज़ार कर रहे थे। कोई इक्विपमेंट नहीं थी आपके पास कि वहाँ पर फौरी तौर पर, क्योंकि आप चलो हेलीकॉप्टर बहुत बड़ी चीज़ हो गई, अब तो और भी बहुत सारी रिमोट ड्रोन के जरिए लाइव जैकेट भिजवाई जा सकती है, लाइव जैकेट्स भिजवाएं, रिमोट जो है वो लाइव जैकेट्स भेज दें, किसी भी तरह से उनकी कोई भी मदद, मतलब वहां पर जो सब बेबस तस्वीर बने नजर आ रहे थे और किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की और सब का जानों का ज़िया हो गया। जी मैम, बिल्कुल, मैं बीइंग डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब, फिर मैं वही गुजारिश करूंगा। नहीं इरफान साहब, आप जरा ये मैं एक चीज ऐड कर दूं, आपका सजेशन लेना चाह रहे हैं कि अगर डायरेक्टर जनरल केपीके होता तो वो क्या सोच रहे हो? तो इस वक्त आपकी सोच तो मिल सकती है ना? जी जी बिल्कुल, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि पंजाब में यही वजह है कि हमने पहले ही इंश्योर किया कि जो इस तरह के हमारे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें डीजी खान, राजनपुर को मैंने जैसे आपको गुजारिश की कि वहां पे जो टॉरेंट्स हैं उनमें हाई वेलोसिटी वाटर होता है, जैसे कि सवात में ये क्राइसिस हुआ और जिस तरीके का इंतजाम होने चाहिए थे सवात में, उस तरह के हमारे पास इशू बन सकता है डीजी खान और राजनपुर।
हमने वो कंप्लीटली इंश्योर कर लिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह डीजी और राजनपुर में तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। अवेयरनेस हो, लोगों को प्रॉपर सेंसिटाइज करना हो, या खुदा न खास्ता इस तरह की किसी इवेंचुअलिटी में लोगों की हैंड होल्डिंग हो और उनकी लाइफ सेविंग हो। आवाम का भी और लोगों की भी अवेयरनेस का बहुत जरूरी इकदाम होना चाहिए, क्योंकि रिवर बेड्स पर पहली बात है कि इस तरह से चारपाई लगा के नाश्ते करने का रिवाज खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो जगह जो है आपके दरिया के गुजरने की जगह है, आपके सैरो तफरी की जगह नहीं। ठीक है, आप पहाड़ी मुकाम पर हैं, आप एंजॉयमेंट के लिए आए हुए हैं, लेकिन साथ में लोगों को ये भी देखना चाहिए कि वो जो है अगर वहां पर दरिया, जैसे अब आपने एनडीएमए की तरफ से अलर्ट जारी हो गया, तो अब ये वहां पर जो अपने दरिया पे मुकामी होटल्स हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो पहली से अलर्ट हो जाते और वहां से अपनी चारपाइयां हटा के लोगों को एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, अफशीन की इस बात में एक चीज और ऐड कर देता हूं कि जो पानी का रेला आता है उसका तकरीबन टाइम 4 से 5 मिनट होता है। इतना भी टाइम नहीं मिल पाता है कि लोग अपने मोबाइल फोन्स, अपने गैजेट, अपने बच्चों को उठाकर लेकर जा सकें। तो ये इतना रिस्की हो चुका है, इस पर कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहेगा इन फ्यूचर, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर ये हाई वेलोसिटी वाटर की बात की जाए तो ये बहुत रिस्की होता है और सवाद में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जब आपके पास पहले ही बारिशों का अलर्ट मौजूद है और आपको पता है कि कैचमेंट में बारिशें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में उस नॉलेज की बेस पे आप जो अभी गुजरगाहें हैं वहाँ के लोगों को, और वहाँ जो अगर कोई इस तरह की चीज हो रही है तो उधर अलर्ट करना बहुत जरूरी था, जो शायद इस केस में नहीं हो सका। और अगर ये लोग और पहले, क्योंकि उस पानी ने अल्टीमेटली जब ऊपर बारिश होगी तो कैचमेंट की बारिश ने उसी गुजरगाह से गुजरना है, और अगर वो गुजरगाह क्लियर होती तो शायद ये नुकसान ना होता। बहरहाल जो केपीके में ये वाकया पेश आया है, उसकी वजह से जो सयाहत है उसको तो ना सिर्फ बहुत नुकसान पहुंचा है, बल्कि वहाँ पर जो है इदारों की भी कलई खुल गई कि कितने फ़ाल हैं वो, और इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में लोग बस अल्लाह तवक्कल पे जाएं और मतलब वापसी का कोई उनको नहीं बता पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, मौजूद है अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने पंजाब के हवाले से बताया। बस एक बात है अफशीन, इफ यू कंपेयर पंजाब ओवर केपी, वो सिर्फ बातें, ज़बानी खर्चे, एक लंबे बालों वाला बंदा बिठा दिया गया है जिसको ना बात करने का ढंग है, ना पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, गैर पार्लिमानी रवैया, और जिस किस्म की गुफ्तगू आपने पिछले 6-8 महीने में देखी है, देखिए ना, फिर इस तरह से बिलो द बेल्ट बातें की आपके जो एहतजाज और ये सब चीजें फिर धरी रह जाएंगी। जब एक साहब हुआ करते थे, काम ही नहीं करते, एक साहब हुआ करते थे अफशीन, जो कि इस मुल्क के वजीर आजम थे, वो हेलीकॉप्टर को मोटरसाइकिल की तरह इस्तेमाल किया करते थे कि ऑफिस घर से निकलते थे, बनी गाला से निकलते थे और आगे जाते थे पार्लियामेंट तक, तो वो हेलीकॉप्टर में जाया करते। तो हेलीकॉप्टर इस तरह इस्तेमाल होते थे, आप लोग मेहरान गाड़ी या मैं मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता हूं। बहुत अफसोस की बात है कि आवाम में हेलीकॉप्टर नहीं था उस वक्त, सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें भी हैं। कहते हैं कि मोहब्बत की कोई ज़बान नहीं होती, और ये बात सच साबित की है शकरगढ़ के एक शख्स और उसके पालतू कबूतर ने। रियली वाओ, एक ऐसी अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी है जहां इंसान और परिंदे के दरमियान एक ऐसा रिश्ता परवान चढ़ा है जिसे देखकर हर कोई हैरत में डूब गया है। और इस मोहब्बत, इस खामोश कुर्बत की कहानी क्या है, कैसे परवान चढ़ी है, ये अनोखी मोहब्बत जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसन शेख से, जो इस वक्त शकरगढ़ में मौजूद है। जी हसन, जरा हमें आगाह कीजिएगा कि ये जो मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है, तो ये क्या कहानी है? आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सादा मिजाज इंसान से करवाएंगे जिसकी दोस्ती किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि एक खूबसूरत परिंदे वाइट कलर का जो कबूतर है इसके साथ है। इन दोनों की दोस्ती ऐसी है कि पूरा इलाका इनकी दोस्ती की मिसालें देता है। कबूतर भी अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। जहां भी अब्दुल्ला जाता है कबूतर इसके आगे पीछे घूमता है। खेतों में काम की घर से जाता है तो कबूतर इसके पीछे पीछे घूमता है। और जो अब्दुल्ला मोटरसाइकिल पर कहीं बाहर निकलता है तो कबूतर भी साथ ही उड़ान भरता है और इसके साथ साथ ही चलता है। अब्दुल्ला इसे खाना खिलाता है, पानी पिलाता है और इसे नहलाता है और खूब इसका ख्याल रखता है। दोनों की मोहब्बत और दोस्ती की मिसालें पूरे इलाके में इसे सराहा जाता है। तो बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल्ला भी मौजूद है, इससे बात करेंगे कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। ये 2-3 दिन का बच्चा था जब इसको मैंने लिया और मैंने इसको बहुत लाडों से पाला, बहुत मोहब्बत से पाला। जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे साथ जाता है।
जब मैं मोटरसाइकिल के साथ गुजरता हूँ ये मेरे पीछे पीछे आता है, मुझे ऐसा लगता है ये परिंदा नहीं है, ये एक मेरा दिल का सुकून है। जब मैं कभी बीमार हो जाता हूँ ये मेरे साथ आकर बैठ जाता है, मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लिए दुआ कर रहा है। मोहब्बत कुदरत का एक इनाम है। इन दोनों का तल्लक हमें ये सिखाता है कि मोहब्बत, खुलूस और हमदर्दी इंसान के दरमियान नहीं बल्कि परिंदे भी वफादारी निभाना खूब जानते हैं। जी मैंने तो सोच लिया इंसान मिले ना मिले मोहब्बत करने वाले एक कबूतर मिल जाए। हाँ, कम से कम इस कबूतर को देखा था, वो टूथपिक का काम भी कर रहा था, उसके दांतों से वो सब चुन के खा रहा था। क्या उसके दांतों की सफाई भी हो रही। कबूतर से याद आया, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान पर से पाबंदियां हटाने का मशरूत इशारा दे दिया है। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि अगर ईरान अमन के रास्ते पर चलने का फैसला करे तो अमेरिका इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने पर गौर कर सकता है। सदर ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनाई पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो इंसानी हुकूक के बजाय एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं जो आलमी सलामती के लिए एक खतरा है। जबकि उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने दोबारा एटमी ताकत के हुसूल की जानिब पेश कदमी की तो ये उसका आखिरी इकदाम होगा। जबकि ट्रंप ने दावा किया कि ईरान जौहरी ताकत के हुसूल के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उनकी इंतजामिया ने इस ख्वाहिश को खत्म कर दिया। और इंतज़ामिया ने इस ख्वाहिश को ख़त्म करने के साथ ही उनका कहना था कि ईरान के एटमी अज़ाइम को रोकना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है और अमेरिका इस हवाले से अपना किरदार अदा करता रहेगा। वो तो हम जानते हैं कि अमेरिका के ख्वाब में छींटड़ है ना, अपना किरदार अदा करते करते वो जो चाह रहा है कि पूरी मिडिल ईस्ट की रिमैपिंग करे, तो हम इस बात से सब बच्चा बच्चा आगा है कि क्या अज़ाइम लिया हुआ है अमेरिका और इसराइल। अमेरिका साथ साथ है इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने में। और दिस वुड बी द लास्ट चांस फॉर ईरान। अब ये कह दिया गया कि अगर अब कुछ हरकत नजर आई, जौहरी हरकत करे ना करे, उनको अमेरिका और इसराइल को अपने अज़ाइम तो पूरे करने ही हैं। सपोज कि जो होना था वो हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, लेकिन बिलाल, जो लोग समझ रहे हैं कि सीज फायर हो गई है उनको मैं बताऊं कि ये सिर्फ ख्वाब ही है। सीज फायर हुई नहीं है, क्योंकि जो रिजीम चेंज, जो उनका असल ऑपरेशन था इसमें रिजीम चेंज ऑपरेशन, वो उसके जो है ना वो करने जा रहे हैं अब। क्योंकि जो रजा शाह पहलवी है उसके बेटे को यूएस पार्लियामेंट में बुलाकर उन्होंने वहाँ पर खूब इस्तकबाल किया, इनवाइट किया है, और वो जाकर वहाँ पर बताएंगे कि किस तरह वो ईरान को सेक्युलर बना सकते हैं और किस तरह से इसका मतलब वो आपकी बात सच हो गई जो आपने सवाल किया था रेजिम चेंज की बात। हाँ, तो वो वहाँ पर जाकर ये काम होने वाला है बहुत जल्द। और मेरे ख्याल में कुछ हम इजरायली अदालत की बात करते हैं, नेतन्याहू की ना, करप्ट तरीन आदमी है ये दुनिया का ना, और इंसानियत तो इसमें है ही नहीं ना। इजरायली अदालत के जो इसराइली अदालत ने वजीर आजम नेतन्याहू के करप्शन ट्रायल को 2 हफ्ते के लिए मौखर भी कर दिया है। यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नेतन्याहू को सिफारती और कौमी सलामती के उमूर की वजह से हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। हाँ बिल्कुल, अब उनको जब डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट हासिल होगी तो हर तरह का इस्तिस्ना भी उनको हासिल होगा। नेतन्याहू पर 3 मुकदमात में रिश्वत, धोखाधड़ी और एतमाद शिकनी के इल्जामात हैं। ये इल्जामात तो बहुत छोटे हैं। जो गाजा में वो जेनोसाइड कर रहा है, क्या उस पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा? ये इल्जामात इजरायली कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ। ये अल्लाह की अदालत में ही जाएंगे। तो इससे कबल इजरायली अदालत ने 2 रोज कबल नेतन्याहू की समाअत मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, लेकिन इसके बाद जब नए सिफारती और कौमी उमूर की वजह से समाअत मौखर की गई तो इस बात ने मजीद आलमी तवज्जो हासिल की है। और ये फैसला उस वक्त आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमात को सियासी इंतकाम करार देते हुए उनके खिलाफ केस को खत्म करने का मुतालबा किया। बिल्कुल, सदर ट्रंप हर जगह इनकी पुष्पनाई पर होते हैं, जबकि ट्रंप के बयान के मुताबिक उस बयान के बाद इजरायली अदालत का फैसला सामने आया है जिसमें कहा गया कि अमरीकी इमदाद का फैसला भी इस केस के नतीजे पर मुनहसिर हो सकता है। यानी कि अगर इस केस का फैसला वो कहते हैं ना, चट भी अपनी पट भी अपनी रख ली, तो मतलब ये केस ये फिर उसके बाद फैसला तो हम खुद सबको नजर आ रहा है कि जाहिर है इजरायली वजीर आजम के हक में जाएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ हैं। लेकिन साथ ही इजरायली फौज की बात की जाए तो वो गजा पर वहशियाना बमबारी उनका सिलसिला उनका बदस्तूर जारी है। मजीद 88 फलस्तीनी शहीद और 365 अफराद जख्मी हो गए। जबकि अरब मीडिया ने कोट किया है कि सहूनी हमलों का निशाना पनागुज़ीन कैंप, रिहायशी मकानात और खैमा बस्तियां जो हैं वो बने, जबकि जहां निहत्ते फ़लस्तीनियों ने बमबारी से बचने के लिए पनाह ले रखी थी। जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरिकी गजा में इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर किए गए फ़ज़ाई हमले में कम अज़ कम
20 अफराद शहीद। वेरी सैड, मतलब जो इमदाद के मुंतजिर हैं उन पर भी हमले किए गए, उन पर हमले कर रहे हैं, जो खाना मांग रहे हैं उनको खाने की जगह मेरे ख्याल में वो जो खाना दे रहे हैं ना उसमें भी वो कुछ ना कुछ मिलाकर ही दे रहे हैं कि वो भले वो इस तरह मिलाकर दे दे ताकि वो एक आरामदेह मौत तो मरे, कम से कम जिस तरह से वो मारना चाह रहे हैं उस तरह से तो वो बेचारे। जबकि जुनूबी शहर रफा में एक इमदादी मरकज़ के करीब बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसी तरह जबालिया में मुतादिद मकानात मलबे का ढेर बन गए। खान यूनिस में कायम खेमा बस्ती पर इसराइली फ़िज़ाई हमले के नतीजे में 23 मजीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबकि इन हौलनाक हमलों के बाद गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 56,500 तक जा पहुंची है, जबकि जख्मियों की तादाद कई गुना ज़्यादा बताई जा रही है। और ये थी अब तक की टॉप स्टोरीज जो कि आज हमने डिस्कस की दुनिया भर में क्या होता रहा। एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं और वक्फे के बाद यही सवात का जो इस वक्त इशू है, ये बहुत सारे वाकयात सामने हाथ हो रहे हैं बर्पा करेंगे और बहुत क्यों सारे प्रिकॉशंस की जा रही हैं, रेस्क्यू टीम्स कहाँ पर हैं, रेस्क्यूअर्स कहाँ पर हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, उनसे हम सवाल करेंगे। और पीडीए में है, एनडीए में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, सब मौजूद हैं, लेकिन गफलत किसकी तरफ से आ रही है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।